अस्सलाम दोस्तों, शर्मी मौजूद अगर मैं कुछ हमने लेना खबर करें है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर मुश्तरका जदोजहद के लिए कुछ शराइत आयद कर दी गई हैं। एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके अडयाला जेल के मुकीम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को फराहम कर दिया गया है और उसके अंदर मुख्तलिफ शराइत के साथ साथ इस बात की भी गारंटी मांगी गई है कि भाई तुसी कंड वहा के नहीं जे नठना। और ये जो शराइत हैं ये जनाब बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि इन शराइत के पर अमल दरामद के नतीजे में इमरान खान साहब को अपने एक अहम खिलाड़ी से हाथ धोना पड़ सकता है। भला कौन सा? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल भी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान के साथ अगर मिल जाते हैं तो क्या ये सिचुएशन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी या ना काबिल कबूल होगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इन खबरों का भी आपस में ना सिर्फ ताल्लुक बनता है बल्कि इस सारी सिचुएशन के ताने बाने जाकर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आयद करदा शराइत के साथ भी मिलते हैं। खासतौर पर आज के दिन में इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त एक अहम सरकर्दा रहनुमा हैं, एक सूबे के जनाब वजीर आला हैं और उनका नाम है अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जनाब नैब एक्टिव हो गया है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज मुकदमात, इंक्वायरी की तफसीलात, केसेस में FIA, नैब और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट्स हैं वो जमा करा दी गई हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में आमदन से जायद असासाजात, इख्तियारात का नाइज इस्तेमाल, सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द से मुतल्लिक 3 इंक्वायरीज चल रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में इस वक्त 18 मुकदमात दर्ज हैं और FIA के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIA DI खान में एक इंक्वायरी रजिस्टर्ड है। केसों की ये तफसीलात की फराहमी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की हदायत के ऊपर जमा कराई गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इंक्वायरीज की तफसीलात जमा कराई गई हैं इसके ताने बाने जाकर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के उस इजलास के साथ मिलते हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाने का हुक्म दिया है। आप कहेंगे जनाब इनकी रेलिवेंस कैसे है? तो जनाब किसी न किसी जगह पर जो चीज़ें हैं वो हमारी सोच से ज़रा ऊपर जाके चल रही हैं। अब ये बात तो तय है कि 9 मई के ऊपर वो मुल्ज़मान जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ FIRs हैं, जिनको हिरासत में लिया गया, अगर उनको इस जुडिशियल कमीशन की आड़ के अंदर रख कर उनको क्लीन चिट देकर उनके तमाम मुकदमात को फारग कराना मकसूद है, जिसका ऐलान अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अपने अव्वलीन इजलास में किया गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन किसी भी तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। और चूंकि ये सिचुएशन किसी भी तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा इस ऐलान के ऊपर जो अमल दरामद है वो बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि इस ऐलान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को टिल का जोर लगाना पड़ेगा, जो मौजूदा हालात में मुमकिन नज़र नहीं आता। क्योंकि बड़ी खबर यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए जनाब कुछ ख़ास किस्म की तैयारियां की जा रही हैं और अब तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए अहम तरीन जो 2 काफले हैं वो इतलात के मुताबिक ना सिर्फ वहां पर रवाना हो गए हैं बल्कि वो बॉर्डर एरियाज पर, खास तौर पर वो तमाम मुकामात जहां से अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुबैना तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए वो जनाब हरकत में आए हैं। लिहाजा ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इसकी मौजूदगी के अंदर किसी तरह की ऐसी शरपसंदी जिसके नतीजे में वो तमाम शरपसंद जो इस वक्त मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको रिहाई मिलेगी, ये किसी भी तौर पर वारा नहीं खाता। और इस बात का ऐलान कि जनाब ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है इसको ऑब्जर्व किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके हवाले से भी इंकशाफात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की जा रही है। अब अगर उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम या उनकी तरफ से ये
इंकशाफ कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही है और दो बड़े काफिले जो हैं वो लोडीर के एरिया के अंदर जहां पर ये सब कुछ हो रहा था, ईद के दिनों में भी जहां पर मुकाबले हुए थे, वहां पर जाकर ये जो फोर्सेस हैं ये जाकर अपनी पोजीशंस संभाल रही हैं। और उसके साथ साथ वो तमाम जनूबी इलाके जिनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये इंकशाफ नेशनल असम्बली के फ्लोर पे किया था कि गरूब आफ्ताब के बाद वहां पर थाने बंद हो जाते हैं, बंदा परिंदा नजर नहीं आता और वहां पर दहशत गर्दों का राज हो जाता है। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया था कि अगर इस सूरत हाल को रोका ना गया, अगर दरअंदाजी को रोका ना गया, तो अगले चंद माह के दौरान वहां पर अमाराते इस्लामिया कायम हो जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस सारी सूरत हाल में खामोश तमाशाई बनी रहेगी? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, यह मुमकिन नहीं है। और अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास आ जाएगा और उस कंट्रोल के नतीजे में वो वहां पर बहुत सारे इकदाम करने जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर इस तरह का जो इंक्वायरी कमीशन है या इस तरह के जो इकदाम हैं वो होना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। और आपका क्या ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत ही ज्यादा इस बात का अंदाजा है, लिहाजा वो अपने कार्ड्स को निहायत स्मार्टली खेलना चाहते हैं। क्या ये बात को ढकी छुपी है कि ये इंकशाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद किए हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे किए हैं, और उस पर तुर्रा ये कि इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपरेशन की मुखालफत भी कर रहे हैं? उनका यह कहना है कि जनाब हम इस मिलिट्री ऑपरेशन को किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। और उनका यह भी कहना है कि जिम्मेदार रियासत की बजाय वक्ती इश्तियाल और उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। ऑपरेशन को मामला धमकियों और जज्बात से तय नहीं होते। उनका यह भी कहना है कि ग्रैंड जरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दिया है, लिहाजा हम इस ऑपरेशन को कबूल नहीं करेंगे। तो फिर मौलाना साहब की बात कौन सी दुरुस्त है? वो बात जो उन्होंने नेशनल असम्बली के फोरम पर कही है और उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि जनाब अमारात इस्लामिया जनूबी इस्लाम में जो है वो कायम होने जा रही है। तो अगर उनका वो इस्तदलाल दुरुस्त है तो फिर इस ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इस ऑपरेशन की मुखालफत के पीछे कोई ना कोई ऐसा जो मकसद है वो जरूर है जिसके हसूल के लिए इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब तगोदो कर रहे हैं। और इस सवाल का जवाब हमें इस मुतालबे पर मिलेगा जो मौलाना साहब की तरफ से इमरान खान साहब को भिजवाया गया है। मौलाना साहब की तरफ से इस बात का मुतालबा किया गया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये ख्वाहिश है कि JUI इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ शामिल हो और उनकी जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके अंदर वो जनाब एक अहम जो स्टेक होल्डर के तौर पर वहाँ पर आए और उसके नतीजे में जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है इसके प्लेटफॉर्म से मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। और उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्ट्रीट पावर वो उनके लिए जो है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मौलाना साहब को अपनी इस पोजीशन का एहसास है, इसीलिए मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से तहरीरी गारंटी मांगी है। तहरीरी, एक तो उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे इस सूबे के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत दी जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनकी तरफ से यह है कि जनाब आप इस बात की यकीन दहानी कराएं कि जब मकासद हासिल हो जाएंगे आप बैकआउट नहीं करेंगे। और इसके लिए तहरीरी गारंटी चाहिए और तहरीरी गारंटी भी इमरान खान के दस्तखतों और थम ऑपरेशंस के साथ चाहिए ताकि कल वो बंदा मुकरे ना, क्योंकि ये यू टर्न मास्टर है। मौलाना साहब अगर इमरान खान को यू टर्न मास्टर्स कह रहे हैं तो उसके पीछे उनका माजी के तजर्बात भी मौजूद हैं। मौलाना साहब ने PTI के वफ्द जिसने हालिया दिनों में मुलाकात की है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, जिसमें आतिफ खान साहब थे, उनके साथ मुलाकात में मौलाना साहब ने इस बात का इजहार किया कि जनाब आपके साथ हम शामिल होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें तहरीरी गारंटीज चाहिए और तहरीरी गारंटीज मिलने के बाद ही अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात तो हो सकती है। मौलाना साहब ने इमरान खान से मुलाकात को मशरूत कर दिया है तहरीरी गारंटीज के साथ। अब एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट भी इस सारी सिचुएशन से आगाह भी है और वो मौलाना साहब को अपने साथ भी इंगेज करना चाहती है। इस हवाले से ये खबर भी गर्म है कि
یہ جو ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں ایک کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا تھا، اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب آپ کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا، تو اس کمیٹی میں مولانا صاحب کے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو بھی گریونسز ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر یہ جو آپریشن یہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تمام انٹرنل قوتیں جو اس آپریشن کے راستے میں مزاحمت کرتی ہیں یا اس آپریشن میں مطلوب افراد کو شیلٹر فراہم کرتی ہیں، ان تمام کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل ویکیوم ہے وہ خیبر پختونخوا میں ڈیولپ ہوگا، کیونکہ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی ابھی کل نیشنل اسمبلی سے خطاب میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو دہشت گردی کے واقعات سے نبٹنے کے بعد وہاں پر قیام امن کے لیے اور وہاں پر آباد کاری کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں 560 ارب روپے کی خطیر رقم دی گئی، لیکن وہ 560 ارب روپے کہاں پر خرچ ہوئے اس کا کوئی حساب کتاب ہمیں آج تک نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو ہیوج اماؤنٹ تھی، جو 560 بلین روپیز تھے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کے اندر یہ جو فلو آیا تھا دہشت گردی کے واقعات کے بعد، اس سے نبٹنا تھا، اس سے نبٹا نہیں جا سکا، اور خود عمران خان صاحب نے مختلف ٹاک شوز میں اس بات کا انکشاف اور اعتراف کیا تھا کہ وہ تقریباً 40,000 لوگوں کو، خاندانوں کو لائے ہیں اور یہاں پر لا کر ان کو بسایا ہے، اور ان کی آباد کاری کے لیے ان کو فنڈز چاہیے تھے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تھے خیبر پختونخوا کو، لہٰذا یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر جب وہ تمام شرپسندوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو ایک پولیٹیکل ویکیوم بنے گا، اور اس پولیٹیکل ویکیوم کو مولانا صاحب ہی فل کر سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، مولانا صاحب کے لیے خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل سپیس دینا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اب اگر آپ غور کریں مولانا صاحب کا جو ہے ایشو وہ کیا ہے، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا، تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہی وہ دو صوبے ہیں جہاں پر مولانا صاحب کا مینڈیٹ موجود ہے، نہ سندھ میں مولانا صاحب کا مینڈیٹ موجود ہے، نہ پنجاب میں موجود ہے، اور اگر خود مولانا صاحب کے اس انکشاف کے بعد کہ جناب وہاں پر آروز نے پیسے لے کر ریزلٹس کو تبدیل کیا، تو وہ ریزلٹس کی جو تبدیلی تھی وہ کس کے حق میں ہوئی؟ وہ انہی لوگوں کے حق میں ہوئی جن کے ساتھ مولانا صاحب اتحاد کرنے جا رہے ہیں، یا وہ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا مینڈیٹ چور نواز شریف یا آصف علی زرداری تو نہیں ہے، مولانا صاحب کا تو مینڈیٹ چور ہے عمران خان یا علی امین گنڈا پور، اور ان کے ساتھ جا کر مولانا صاحب بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اس صورتحال کو کریٹ کر کے وہ جو ویکیوم بننے جا رہا ہے اس ویکیوم میں نہ صرف انٹری چاہتے ہیں بلکہ وہاں پر خیبر پختونخوا کے اندر اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو اس سارے حالات کے اندر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ گیم پلان ہے جس کے اوپر مولانا صاحب عمل درآمد کر رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے یہ دے دینا ایک کلین چٹ، یا ان سے اس بات کا مطالبہ کر دینا کہ جناب آپ میرے ساتھ تحریری ایگریمنٹ کریں، تو عمران خان کے لیے تحریری ایگریمنٹ کے بعد بھی مکرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، لہٰذا مولانا صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جانے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت مولانا صاحب کے لیے وہ پریشر ٹیکٹس ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اپنے قریب لانے کے لیے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے۔ یہی ہے وہ حقیقی سچویشن جو اب ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔